Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the next part of chapter number 21 of ACCA F7 and the name of the chapter is Interpretation of Financial Statements, or we can call it Accounting Ratios. So guys, first thing before I start the video, guys, please to all my subscribers share my channel as much as you can, and one who has not subscribed yet, please subscribe my channel. चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो अभी तक हमने जो रेशोज़ करी थी, वी हैव डन परफॉर्मेंस रेशो, वी हैव डन पोजीशनल रेशोज़, एंड नाउ वी विल बी डूइंग इन्वेस्टर रेशो. सो व्हाट इज़ इन्वेस्टर रेशो, या व्हाट आर बेसिकली इन्वेस्टर रेशोज़? सो इन्वेस्टर रेशोज़ आर दोज रेशोज़ विच बेसिकली आर लुक्ड बाय इन्वेस्टर. अब एक इन्वेस्टर कौन होता है? जैसे दिस पर्सन इज़ अ इन्वेस्टर and this is a business, this is your business and ये एक इन्वेस्टर है. इन्वेस्टर तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है अमाउंट कुछ इन्वेस्ट करने में, बट फॉर दैट इन्वेस्टमेंट ही विल सी कि इज़ योर बिजनेस वर्थ दैट इन्वेस्टमेंट और नॉट. सो फॉर दैट ही सीज डिफरेंट रेशोज़. ये रेशोज़ भी हमने F3 में करी हुई हैं, बट यहाँ मैं थोड़ा सा डिटेल में कराऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि इन रेशोज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थोड़ी सी टिपिकल रेशोज़ हैं ये. सो द फर्स्ट रेशो दैट एन इन्वेस्टर चेक्स इज प्राइस अर्निंग रेशो, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशो. ऑल दी स्टूडेंट्स एज लाइक दिस इज़ F7. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं. ठीक है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं एंड वो किसी भी शेयर का फंडामेंटल्स चेक करते हैं, सो ये चीज़ फंडामेंटली सबसे पहले चेक की जाती है कि उस कंपनी के शेयर की प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, पीई रेशो क्या है. तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते उनको ये चीज़ पे ध्यान मत देना, बट जो ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये रेशो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो पीई रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब क्या होता है? करंट शेयर प्राइस अपॉन लेटेस्ट ईपीएस. ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर. और अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड preference dividend upon number of equity shares. That means per share हम कितने पैसे कमा रहे हैं, that is called earning per share. मतलब जो भी शेयर होल्डर है हमारा, वो पर शेयर कितने पैसे कमा रहा है, इक्विटी शेयर. और न्यूमरेटर में आता है करंट शेयर प्राइस. दैट मीन्स मार्केट में शेयर की वैल्यू क्या है. अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर देर इज़ कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, तीनों का अर्निंग पर शेयर अगर मैं बोलूँ, लेट्स से तीनों का अर्निंग पर शेयर 10, 10, 10, मतलब तीनों का शेयर होल्डर को 10-10 रुपये कमा के दे रहे. यहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि अप्रॉक्सीमेट तीनों कंपनी सेम लेवल पे. उसके बाद मैंने ये देखा कि कंपनीज का, इन कंपनी का करंट शेयर प्राइस क्या है. तो कंपनी ए का करंट शेयर प्राइस है लेट्स से 100, कंपनी बी का 200, या 200 नहीं 110, कंपनी सी का 80. सो करंट शेयर प्राइस ए का है 100. दैट मीन्स मार्केट में अगर कोई ये शेयर बाय करना चाहता है फ्रॉम सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज, तो ही हैज़ टू पे 100 रुपीज़ फॉर दैट शेयर. अगर बी का बाय करना चाहता है तो ही हैज़ टू पे 110, एंड अगर सी का शेयर करना चाहता है तो 80 रुपीज़. ठीक है, सो दिस इज़ द करंट शेयर प्राइस इन द मार्केट. अब ये डिवाइड करके जो मेरी वैल्यू आई, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11, दिस इज़ 8. यहाँ से मुझे क्या समझ आया? इससे मुझे समझ आया कि प्राइस अर्निंग रेशो बी की सबसे ज़्यादा है. अब तुम कहोगे सर प्राइस अर्निंग रेशो का फ़ायदा क्या हुआ? अर्निंग तो तीनों कंपनी की सेम ही है, तीनों 10-10 कमा रहे हैं, तो तीनों कंपनी सेम लेवल पे. ये जो मार्केट प्राइस होता है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेशन. मार्केट प्राइस, शेयर का जो प्राइस होता है मार्केट में, दैट डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने F1 में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई. सो फॉर एग्जांपल एक शेयर है 100 का, बहुत सारे लोग इस कंपनी को बाय करना चाहते हैं क्योंकि ये कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में
अंबानी ने इंडिया में अंबानी ने इसमें पैसे अंबानी ने ये कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लिया। अब पीपल नो पब्लिक नो कि यार अंबानी ने इसका कुछ हिस्सा खरीदा तो ये कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है, तो हम इस शेयर को परचेज़ कर लेते हैं। तो होगा क्या, बहुत सारे लोग परचेज़ करने के लिए इसकी रिक्वेस्ट डालेंगे। हो सकता है सेलर इसको बेचना ही ना चाहे, सेलर बोले कि मैं नहीं बेचता, अंबानी ने खरीद लिया, तो दैट मीन्स ये शेयर तो बहुत ऊपर जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ती रहेगी। तो होगा क्या, इससे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई काफ़ी कम होगी, एंड इस वजह से शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, एक सप्लायर क्या बोलेगा, सप्लायर बोलेगा यार 100 का शेयर है, मैं 120 का बेचूंगा, लेना है तो बता। ठीक है, जो बायर है जिसको पता है कि कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है, हो सकता है वो बोल दे ठीक है 120 का ले ले यार, 120 का ले ले तुम, कोई बात नहीं। दैट मीन्स 100 शेयर प्राइस जो उसका पहले था, लेटेस्ट वो ट्रेड हुआ है 120 में, तो 120 उसका शेयर प्राइस हो जाएगा। अगेन अब 120 रुपये आज का मार्केट रेट है। एक बंदे ने बोला कि यार और लोग इसको ख़रीदना चाहते हैं, दूसरा बंदा आया वो कह रहा है मैं मेरे पास भी है, मैं 140 का बेचूंगा। तो लोगों को पता है कंपनी अंबानी ने खरीदी है और ऊपर जाएगी, तो ठीक है 140 का भी खरीद लेते हैं। तो ऐसे करते करते, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वैसे प्राइस अगर बढ़ेगा तो 101 103 ऐसे बढ़ता है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से शेयर की प्राइसिंग में चेंजेस आते हैं। सो दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक। यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक जो है, एक्सपेक्टेशन जो है वो कंपनी बी की सबसे ज़्यादा है, तभी इसका शेयर प्राइस आ गया है। दैट मीन्स पब्लिक अगर इन्वेस्ट करना चाहेगी वो बी में इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि अर्निंग तीनों सेम कमा रही हैं, लेकिन बी जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तभी इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। शेयर प्राइस, मार्केट प्राइस इज़ नॉट डिफाइंड बाय कंपनी, कंपनी सिर्फ फेस वैल्यू डिफाइन करती है। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड बाय मार्केट, पब्लिक जो शेयर्स बाय सेल करते हैं। सो दैट इज़ वाई बी कंपनी वुड बी कंसिडर्ड दी बेस्ट। अब अनदर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें बोलूँ कि मान लो यहाँ पे इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो आया था 11। अब शेयर प्राइस इसका ज़्यादा है, लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा है। यहाँ से पी रेशो कितनी आ गई, 10, तो यहाँ से भी पी रेशो 10 आ गई। सो दैट मीन्स इन दोनों की 10 है, तो दीज बोथ आर एट सेम लेवल। अब तुम बोलोगे सर पी रेशो दोनों की सेम होने से क्या हुआ, इसकी अर्निंग भी ज़्यादा है और मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है, तो यही कंपनी इससे बेटर हुई, क्योंकि अर्निंग भी ज़्यादा है, मार्केट प्राइस भी ज़्यादा है लॉजिकली। लेकिन जब कोई बंदा इन्वेस्ट करेगा, ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है, वो देखेगा यहाँ मैं 100 रुपये दे के 10 रुपये कमाऊँगा, यहाँ मैं 110 रुपये दे के 11 रुपये कमाऊँगा, दिस इज़ अर्निंग पर शेयर। 100 रुपये दे के 10 रुपये कमाना, ये भी अप्रॉक्सीमेट, देखा जाए तो रिटर्न 10% ही हो गया, एक तरह से रिटर्न ही होगी ना ये, कि अगर मैं 100 डिवाइड बाय 100 करूँ तो दिस इज़ 10%, तो एक तरह से रिटर्न ही होगी। तो यहाँ पे रिटर्न मेरी आ रही है 10%, यहाँ पे भी 10%। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कंपनी सेम है, चाहे इसका मार्केट अर्निंग पर शेयर इसकी 110 हो और शेयर 1100, डज नॉट मैटर। वो बोलेगा इन्वेस्ट भी तो मेरे को एक शेयर के लिए इतना देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी तो इतने अमाउंट की करनी पड़ेगी ना, इतने में तो इसके 11 शेयर्स आ जाएंगे और 11 शेयर्स पे रिटर्न अप्रॉक्सीमेट सेम ही हो जाएगा। So this is the importance of price earning ratio. So it represents the market view of future prospect of the share. High PE suggests high growth is expected. तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया, बट ये इंपॉर्टेंट शेयर था, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शेयर बोल गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम रट्टू तोते बनो हर चीज़ के। आई डोंट वांट यू टू क्रैम एवरीथिंग, यू शुड अंडरस्टैंड इट। और कल को तुम शेयर्स में इन्वेस्ट भी करना चाहो तो तुम सोचो कि पीई रेशो क्या होती है, तुम्हें पीई रेशो का मतलब भी पता होना चाहिए। कल को यू आर नाउ इन ACCA फील्ड, इफ़ अ पर्सन आस्क्स यू कि यार इस कंपनी की पी रेशो ज़्यादा है उसकी कम है, तुम कहोगे पी रेशो उसकी ज़्यादा है उसकी कम है, तो जिसकी ज़्यादा है वो देखो। बट यार जो कम वाली कंपनी है उसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसकी क्या कहते हैं अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे भाई गधे, शेयर प्राइस ज़्यादा है अर्निंग ज़्यादा है, तूने अगर उसमें पैसे लगाने तो पैसे भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, पैसे भी तो ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए जिस कंपनी की पीई सबसे ज़्यादा होती है, दैट कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बेटर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यू कैन स्किप, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हें मैंने ऑलरेडी ऊपर करा दिया, इन्होंने भी एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। तो इफ़ यू वांट जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, एक बार पढ़ लेना बस इसको, इस पार्ट को यू कैन स्किप, इस पार्ट को स्किप कर देना, डोंट रीड दिस पार्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा डिविडेंड यील्ड रेशो। अब डिविडेंड यील्ड रेशो का मतलब ये होता है, या इसका फॉर्मूला ये होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर अपॉन करंट प्राइस पर शेयर, दैट मीन्स कितने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें ऑन एन एवरेज कितना पैसा कंपनी से हर साल मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को देखो, एक तो अर्निंग होती है, कंपनी इतने पैसे कमा रही है। अर्निंग इज़ नॉट डिविडेंड, अर्निंग इज़ नॉट द अमाउंट विच यू विल रिसीव फ्रॉम द कंपनी। अर्निंग तो ये है कि तुम्हारा हिस्सा कंपनी में इतने का है, कल को कंपनी बढ़ती रहेगी, अर्निंग्स बढ़ती रहेंगी, एसेट्स बनते रहेंगे, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती रहेगी, शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा। लेकिन डिविडेंड का मतलब ये होता है कि तुमने अगर कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करें तो कंपनी उन 100 रुपये में से तुम्हें कितना रिटर्न दे रही है हर साल। जैसे कोई कंपनी 8 रुपये पर ईयर दे रही है, $8 पर ईयर दे रही है, कोई कंपनी $6 दे रही है, कोई कंपनी $10 पर ईयर दे रही है। दिस इज़ कॉल्ड डिविडेंड यील्ड। So dividend yield is basically how much amount you get from the company in form of dividend from the amount that you have invested, that is current share price. So I'll just write it down. So this is how much amount you will get from the company in form of dividend from the investment that you have invested in the company, from the amount invested in the company. So this is dividend yield. So it can be compared to the yields available for other investment possibilities. So same, the lower the dividend yield, more the market is expecting future growth in dividend and vice versa. मतलब अगर डिविडेंड यील्ड कम है, डिविडेंड यील्ड कम का मतलब क्या है गाइज, ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट रेशो। डिविडेंड यील्ड अगर कम है दैट मीन्स डिविडेंड कंपनी दे रही है लेट्स से $10 का, $10 का डिविडेंड दे रही है और कंपनी का शेयर प्राइस है $30। ठीक है, डिविडेंड दे रही है 10 का तो कंपनी का प्राइस है 30, दैट मीन्स ये आएगा अप्रॉक्सीमेट 3.33। अनदर कंपनी की डिविडेंड वो दे रही है 10 लेकिन उसका मार्केट में प्राइस है $70 या लेट्स से $100। देयर इज़ अ कंपनी विच इज़ गिविंग डिविडेंड, इसका 0.33 आएगा। देयर इज़ अनदर कंपनी जो डिविडेंड दे रही है 10 लेकिन मार्केट प्राइस है 100, दैट मीन्स इसकी डिविडेंड यील्ड आ रही है 10। तो लॉजिकली देखा जाए तो डिविडेंड दोनों में सेम है लेकिन करंट मार्केट प्राइस इसका ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये वाली कंपनी जो है ये फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ करेगी। रीज़न क्या है इसका कि कंपनी जो है, देखो ज़्यादा अमाउंट इसमें, अब लॉजिकली तुम कहो कि कम अमाउंट इन्वेस्ट करके हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, का हम डाल रहे हैं 30, हमें मिल रहा है 10, यहाँ पे डालेंगे 100, हमें मिल रहा है 10। लेकिन 100 डालने के बाद अगर हम 100 डाल रहे हैं उससे अब 100 मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है। मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब यहाँ से क्या लिंक है इसका कि पब्लिक आर एक्सपेक्टिंग कि ये कंपनी कम डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स ज़्यादा पैसा बिजनेस में ही रख रही है। अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स प्रॉफिट भी अप्रॉक्सीमेट उससे ज़्यादा ही कमा रही होगी। सेम प्रॉफिट कमा रही है तो हो ही नहीं सकता ना कि इसका मार्केट प्राइस में इतना फ़र्क हो, काइंड ऑफ यू कैन से। तो अगर इसका डिविडेंड कम है दैट मीन्स ये ज़्यादा अमाउंट बिजनेस में रख रही है, और बिजनेस में रखने का मतलब क्या है, बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करना, ग्रोथ करना। सो दैट्स वाई लोअर द डिविडेंड यील्ड मोर द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग फ्यूचर ग्रोथ इन द डिविडेंड, कि आगे जाके डिविडेंड ग्रो कर सकता है। यहाँ डिविडेंड ग्रो नहीं करेगा क्योंकि कंपनी मोस्टली 0.33% तो डिविडेंड ही देती है, तो क्या ही कंपनी और बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगी और ग्रोथ करेगी। लेकिन यहाँ पे बहुत पैसा है जो कंपनी अपने पास रखती है विच कैन बी इन्वेस्टेड इन ग्रोथ, और ग्रोथ होगी तो डिविडेंड और ज़्यादा मिलेगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट, लोअर द डिविडेंड यील्ड दैट मीन्स मोर द ग्रोथ एंड वाइस वर्सा। उसके बाद आता है डिविडेंड कवर। अब जैसे तुमने एक रेशो पढ़ी थी, तुम्हें याद होगा इंटरेस्ट कवर, और मैंने बताया था इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब तुम्हें मैंने क्या बताया था कि कितने प्रॉफिट हम कमा रहे हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। कि अगर हमें कल को कंपनी में इंटरेस्ट देना पड़े तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं कि हम इंटरेस्ट दे सकें, है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो सेम वे यहाँ पे डिविडेंड कवरेज में हम ये देखेंगे कि कितना हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उसमें से कितना हम डिविडेंड देते हैं। तो जैसे प्रॉफिट हमारा आया कंपनी का 100, ठीक है, $100 का टोटल, या $100 मिलियन का, और उसने $100 मिलियन का ही डिविडेंड दे दिया,
दैट मीन्स ये डिविडेंड कवर आ गया 1। दैट मीन्स डिविडेंड देने के लिए कंपनी के पास उतने ही प्रॉफिट है जितना डिविडेंड है। अगर कंपनी डिविडेंड हर साल या डिविडेंड देना चाहती है, लेट्स से 200 है, कंपनी ने डिविडेंड दिया 200, प्रॉफिट से 100, तो डिविडेंड 200 कैसे दे देगी? दैट मीन्स हो सकता है कंपनी को अपने कुछ एसेट सेल करके डिविडेंड देना पड़े। सो दैट मीन्स ये रेशो कम हो गई डिविडेंड कवर 0.50। दैट मीन्स कंपनी के पास प्रॉफिट्स डिविडेंड जितने थे उसके आधे प्रॉफिट से। दैट मीन्स कंपनी ठीक से हो सकता है काम नहीं कर रही हो। सो इसका मतलब ये है कि जितना हमारा डिविडेंड कवर ज़्यादा होगा, जितने हमारे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, इट्स ऑलवेज बी गुड। सो वी कैन से हायर दी better. So this is the relationship between available profits and dividend payable out of profit. Higher the dividend cover, the more likely is that the current dividend can be sustained in the future. जितने ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स होंगे, दैट मीन्स कंपनी आगे जाके जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट्स हमारे, दैट मीन्स कंपनी डिविडेंड हमें सस्टेनेबल देगी। सस्टेनेबल मतलब अगर हमारे प्रॉफिट्स हर साल ज़्यादा है डिविडेंड से, वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें सेम डिविडेंड हर साल मिलेगा। अगर इन केस हमारा प्रॉफिट्स ही किसी साल कम है तो डिविडेंड भी कम मिलेगा ऑफ कोर्स। तो इन दिस केस हम कोशिश करेंगे उस शेयर में ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ तो डिविडेंड कम मिल रहा है, प्रॉफिट्स ही नहीं है डिविडेंड बांटने के लिए। तो अगर प्रॉफिट हमारे हमेशा 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे डिविडेंड के, वी कैन एक्सपेक्ट कि डिविडेंड कंपनी हमें हर साल दे ही देगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। अब एक बार ये क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो देखो गाइस, हमारा अब ये क्वेश्चन है, ये दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, डिटेल्स कुछ गिवन है। इन 2011 डिविडेंड्स वर 1 लाख एंड इन 2012 डिविडेंड वर 1,10,000। इतने टोटल डिविडेंड कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किए। द कंपनी इज़ फाइनेंस्ड बाय 12 लाख या 1 मिलियन 2 लाख $1 ordinary share and market price of share is 1.64 as on 31st December 2012 and 1.53 at 31st December 2011। तो हमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है, फेस वैल्यू दी हुई है, डिविडेंड्स दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। फॉर ईच ईयर वी हैव टू कैलकुलेट द रेशोज। सो लेट मी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे रेशोज़ खुद एक बार कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि ये रेशोज़ कैलकुलेट करनी ज़रूरी हैं और तुम्हें समझ आ जाएगा रेशोज़ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली है अर्निंग पर शेयर। सो अर्निंग पर शेयर 2011 2012। सो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता था? इट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय, आई विल जस्ट राइट हियर, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2011 में कितने थे? इट वाज 170 और 170 और 30। सो आई विल जस्ट राइट फुल वैल्यू। और 2012 में, सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय 12 लाख $1। दैट मीन्स फेस वैल्यू है 1, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 12 लाख हो गए, 12 लाख। सो देयरफॉर अर्निंग पर शेयर कितना आ गया मेरा? इट विल बी 170 डिवाइड बाय 1200। दैट मीन्स 14.16, मतलब 0.1416, और आई कैन से 14.16 या 17 सेंट्स। सो 14.17 सेंट, और यहाँ पे आ रहा है तो ये वैल्यू आती है इन डॉलर्स। तो डॉलर्स को अगर सेंट्स में निकालना है तो मैं इनटू 100 कर लूँगा, तो 16.67 सेंट्स। सो ये मेरी आ रही है अर्निंग पर शेयर। आई विल जस्ट हाईलाइट इट, दिस इज अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब अर्निंग पर शेयर निकालने के बाद जो नेक्स्ट रेशो हमारी आती है, दैट इज प्राइस अपॉन अर्निंग। सो सेकेंड इज पीई रेशो। पी रेशो का फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर।
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर हमने यहाँ निकाल दिया. सो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन 2011, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन 2011 was 1.53. तो 1.53 डॉलर्स है, तो आई कैन से 153 सेंट्स अपॉन अर्निंग पर शेयर 14.17 सेंट. और 2012 में इट वॉज 1.64 और 164 सेंट्स डिवाइड बाय 16.67 सेंट्स. तो मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ. इसकी वैल्यूज़ तो मैं यही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं. So this is 153 divided by 14.17. So this is 1.91. Sorry, 153 divided by 14.17. This is 10.79 or 10.80. So 10.80. यार ये 164 divided by 16.67. This is 9.84. सो ये निकल गई मेरी प्राइस अपॉन अर्निंग रेशो. थर्ड निकालनी है डिविडेंड यील्ड. डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा? सो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर. डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर. तो पहले हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा. डिविडेंड पर शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिविडेंड, और डिविडेंड जो कंपनी ने दिया है हर साल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविडेंड. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ डिविडेंड पर शेयर. DPS मीन्स डिविडेंड पर शेयर. तो 2011 में कंपनी ने डिविडेंड दिया है 1 लाख, 2012 में दिया है 1,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. दोनों साल सेम ही थे, तो दिस इज़ 12 लाख, दिस इज़ 12 लाख. सो डिविडेंड पर शेयर मेरा आ गया 1 लाख डिवाइड बाय दिस इज़ 0.83 और उसका आ रहा है दिस इज़ 0.91 या 0.091 यू कैन से. आई थिंक मैंने एक ज़ीरो कम लगाया है. लेट मी जस्ट रीचेक. हाँ, दिस इज 0.083 और ये आ रहा है 0.092. तो ये तो मेरा आ रहा है डिविडेंड पर शेयर. तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर. तो डिविडेंड पर शेयर इज 0.083 और 0.092 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस. अब हमें सब कुछ डॉलर में था, तो ये भी मैंने डॉलर्स में ही वैल्यू निकाली है, क्योंकि हमें ये डॉलर्स में निकालूंगा तभी डिवाइड डॉलर से करूँगा. मैं चाहता तो इन सेंट्स में निकाल सकता था, इसको इंटू 100 कर लेता, इसको इंटू 100 कर लेता, जैसे यहाँ करा था, बट एक ही बात है. तो 0.083 डिवाइड बाय 1.64 और सॉरी 1.64 इज़ फॉर 2012, 1.53, 1.64. सो मेरा डिविडेंड यील्ड यहाँ का आ रहा है 0.083 डिवाइड बाय 1.53. दिस इज़ 0.054 इंटू 100 में कर लेता हूँ, तो 5.42. सो 5.42 मेरी वैल्यू यहाँ की आ रही है. और उसके बाद 0.092 डिवाइडेड बाय 1.64 इंटू 100 कर लेता हूँ. दिस इज़ 5.60. 5.60 ये आ रहा है मेरा डिविडेंड यील्ड दोनों ईयर्स का. डिविडेंड यील्ड. अब डिविडेंड यील्ड भी आ गया. फोर्थ रेशो इज डिविडेंड कवर. सो फोर्थ रेशो इज डिविडेंड कवर. और डिविडेंड कवर का फॉर्मूला क्या होता था गाइस? अभी हमने पढ़ा था. इट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन डिविडेंड. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन डिविडेंड. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को दिए हुए हैं 2011 के 170000, यहाँ के 2 लाख अपॉन डिविडेंड 2011 में मैंने दिया था 1 लाख और यहाँ दिया था 1,10,000. तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है
दिस इज़ 1.7 और ये आ रहा है 1.81, 1.82 आई कैन से, 1.818 है तो 1.82. तो दिस इज़ हाउ आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द रेशोज़. अब रेशोज़ करने के बाद मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताना है. तो अब अगर मैं सारी रेशोज़ को एनालाइज करूं तो सबसे पहले मैंने देखा है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया है. तो आई विल से कि दैट द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेट 50%, बट प्रॉफिट हमारा ऐसे 50% से इंक्रीज़ नहीं हुआ. तो हालांकि हमें जीपी रेशो के बारे में कमेंट करना ही नहीं है तो मैं उस बारे में नहीं जाता, वो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं. वो तो सिर्फ मैंने वैसे ही बीच में कुछ पंगे लाने के लिए करा था. यहाँ पे हम 4 रेशोज़ के बारे में बताया गया और हमें इन्हीं के बारे में कमेंट्स करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कमेंट अबाउट ईपीएस. सो अर्निंग पर शेयर हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है. तो वी कैन से दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी हैज़ बीन इंक्रीज. सो हमारा सेल्स बढ़ी है और अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है. दैट मीन्स कि कंपनी थोड़ी सी ग्रोथ लेवल पे है और शेयर होल्डर्स विल बी सेटिस्फाइड एंड मे इन्वेस्ट इन दिस कंपनी. प्राइस अर्निंग रेशो कंपनी की कम हो रही है. अब प्राइस अर्निंग रेशो क्या बताता है कि लोग कितना ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं. याद है मैंने बताया था सबसे पहले रेशो यही कराई थी. तो यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशो इज़ डिक्रीजिंग. दैट मीन्स ऑल्दो कंपनीज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, ऑल्दो ईपीएस इज इंक्रीजिंग, बट स्टिल पब्लिक का उतना इंटरेस्ट कंपनी में नहीं है. कंपनी में वो नहीं चाहते और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना. कंपनी की मार्केट में थोड़ी सी वैल्यू कम हो रही है. दैट्स वाई पीई रेशो इज डिक्रीजिंग. ठीक है. सो यू कैन से इन्वेस्टर माइट थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी बिकॉज दिस रेशो इज डिक्रीजिंग. दैट मीन्स पब्लिक इस शेयर से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही, एक्सपेक्टेशन कम हो रही है पब्लिक की. ठीक है. अब तुम बोलोगे सर शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है, अर्निंग भी बढ़ रही है. फिर ये मैंने तुम्हें बताया था, इन्वेस्टर क्या बोलेगा, परचेज करने के लिए मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना मैं कमाऊंगा पर ईयर. यहाँ इतना पैसा देने पड़ेगा, इतना कमाऊंगा. तो अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो यहाँ मेरी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसी में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था फर्स्ट अभी इनिशियली. डिविडेंड यील्ड रेशो इज़ इंक्रीजिंग. मैंने बताया था डिविडेंड यील्ड रेशो जो हमारी होती है, जितनी डिविडेंड यील्ड रेशो हमारी, एक मिनट, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड यील्ड रेशो इज़ इंक्रीजिंग. दैट मीन्स मैंने तुम्हें डिविडेंड यील्ड रेशो का क्या बताया था कि जितनी डिविडेंड यील्ड रेशो कम होती है दैट मीन्स कंपनी उतना अमाउंट अपने पास रिटेन रखती है, और रिटेन रखती है दैट मीन्स उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो जैसे हमने यहाँ देखा था कि पब्लिक कंपनी के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रही, उसका इफेक्ट देखो यहाँ पे भी आ गया कि उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ गया है. कि डिविडेंड भले ही वो ज़्यादा दे दे बट आगे जाके वो पैसा बिजनेस में ग्रोथ में नहीं यूज़ हो रहा, इसीलिए लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. तो मे भी हो सकता है जस्ट बिकॉज इस साल जब पब्लिक ने देखा कि यार इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड बढ़ रही है, मतलब ये डिविडेंड ज़्यादा दे रही है लेकिन मार्केट प्राइस कम हो रहा है, तो इस शेयर में इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है और इसकी पीई रेशो भी कम हो रही है. सो दिस माइट बी द थिंग दैट इन्वेस्टर कैन सी, और वो इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट ना करें. ठीक है. अब आगे आता है डिविडेंड कवर. सो डिविडेंड कवर जो है वो कंपनी का बढ़ रहा है. ये मैंने बताया था डिविडेंड कवर जितना ज़्यादा बढ़ रहा हो दैट मीन्स लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा उतना. सो डिविडेंड ज़्यादा हो रहा है, 1.7 टाइम्स प्रॉफिट है हमारे डिविडेंड से, यहाँ 1.82 टाइम्स, दैट मीन्स डिविडेंड इज़ इंक्रीजिंग. अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बुक में सॉल्यूशन दिखाऊँ, उन्होंने एक तो डिविडेंड यील्ड के बारे में कुछ नहीं बताया और यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल कमेंट भी नहीं करा बिजनेस के बारे में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अब तुम इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद ओवरऑल कमेंट क्या कर सकते हो, तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें भी ये समझना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ केस वाइज, ऐसे हज़ारों लाखों केस हो सकते हैं, तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी. इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ आया कि पब्लिक इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि कंपनी आगे ग्रोथ नहीं कर सकती, कंपनी आगे ग्रोथ शायद ना करे, इसीलिए डिविडेंड यील्ड इसकी बढ़ रही है और पीई रेशो कम हो रही है कि कंपनी आगे शायद ग्रोथ ना करे, इसीलिए पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही. पहली चीज़ तो ये होगी, पब्लिक इज़ नॉट थिंकिंग. और दूसरा मैं ये कहूँगा, और रीज़न ये हो सकता है बिकॉज ये डिविडेंड ज़्यादा दे रही है
बिकॉज ये कंपनी जितना अगर ज़्यादा कमा रही है तो ज़्यादा इसने डिविडेंड देना शुरू कर दिया, रादर देन रिटेनिंग द डिविडेंड इन बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग द अमाउंट समवेयर। इन्वेस्ट करती तो शायद ये चीज़ और बढ़ती। तो इस कंपनी की पॉलिसी मुझे जो यहाँ से समझ आया, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, वी फील दैट कंपनी हैज़ द पॉलिसी, a company has make a policy to declare more dividend, and just by companies declaring more dividend, it is retaining less amount in business, which is less amount in business, which is restricting company from growing it. So that's why the dividend yield is increasing, and public is not ready to is not satisfied with the business. So that as company is giving more dividend, it's not retaining the money in business, and that money cannot be invested somewhere, or that money cannot be used in growth. That's why public does not want more to invest in this company, और उनकी satisfaction level थोड़ा कम हो रहा है. This is the crux that I have understood from this question. तो ये हमें क्वेश्चन को, मैंने क्यों ये वीडियो पूरी लंबी बनाई थी, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से सिचुएशन को समझना पड़ेगा और अपना कंक्लूजन देना पड़ेगा. इसी चीज़ के मार्क्स हैं. सिंपल ये लिख दूंगा, रेशो बढ़ रही है गुड, रेशो बढ़ रही है गुड, ये बढ़ रही है गुड, ये बढ़ रही है बैड, इट्स नॉट, इट विल नॉट गिव यू मार्क्स. 10 मार्क का हुआ, 8 मार्क का हुआ, तुम्हें 1 मार्क ही मिलेगा बस. कि तुमने अपना एनालिसिस क्या दिया, वो तो कोई भी सॉफ्टवेयर भी बता देगा. सॉफ्टवेयर में रूल डाल दूंगा, इफ़ दिस इज इंक्रीजिंग, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट में इफ़ दिस इंक्रीजिंग गुड, इट्स नॉट डिक्रीजिंग बैड. बट चारों की लिंकेज करके हमें क्या समझ आया, तो दोबारा बताता हूँ, तुम चाहे तो लिख लेना. मुझे ये समझ आया दैट एज by company has increased, company has sales of the company has increased, and so do the earning per share, but company has also raised the dividend per share or dividend given to the shareholder, which is restricting the company to keep money with them, which can be used in growth. That's why public are not really satisfied, and they are not looking the company for a long term business, and that's why the PE ratio and dividend yield per share is falling. मतलब P ratio is falling and dividend yield is increasing. ठीक है. So this is how we have to do a question. तुम चाहो तो यहाँ पॉज करके लिख लेना, और जो भी मैंने बोला है 3, 4, 5 बार समझ के इसी के सॉल्यूशन के साथ कॉपी में लिख लेना. यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी हुई. अब आता है हमारा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशोज एनालिसिस बनाने का लिमिटेशन क्या है, बेसिकली इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, रेशोज़ बना रहे हैं, तो वाई दिस इज़ अ डिसएडवांटेज, और या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, एक होता है हमारा, तुमने F1 में पढ़ा होगा, विंडो ड्रेसिंग और यू कैन से सिंपल मैनिपुलेशन. कि अगर अकाउंटेंट ने बुक्स मैनिपुलेट कर दी सो दैट इसकी रेशोज़ अच्छी आएँ, और रेशोज़ अच्छी आने की वजह से कंपनी को लोन मिल जाए या पैसे इन्वेस्ट कर दें, जो बहुत सारे लोग करते हैं. बहुत कंपनी पेज ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या जो मॉडलिंग फाइनेंशियल मॉडलर्स, उनको बहुत पैसे दिए जाते हैं ताकि वो कंपनी की रेशोज़ ठीक कर सकें, क्योंकि रेशोज़ ठीक होगी तभी इस कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे. जैसे इंडिया में तुमने सुना होगा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कि बहुत सारी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं. तो वो इन्वेस्ट क्यों करती है, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन जाती है कंपनी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी तो बनाती है, लेकिन हो सकता है कंपनी की इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट सो गुड, कमियाँ हों. तो फाइनेंशियल मॉडलर को हायर किया जाता है मिड ऑफ द ईयर में, ताकि आप हमारी रेशोज़ ठीक कर सको. उसके अकॉर्डिंग हमें बता दो कि कितने हमें डेटर्स रखने हैं, कितने क्रेडिटर्स रखने हैं, डिविडेंड कितना बांटना है, कितना डिविडेंड नहीं बांटना, कितना पैसा बिजनेस में रखना है. इससे हमारी रेशोज़ अच्छी हो जाएंगी, और रेशोज़ अच्छी होने से ऑफ कोर्स हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे, और इन्वेस्टर आएंगे तो कंपनी में बहुत पैसा आएगा. सो ऐसी चीज़ों से भी रेशोज़ चेंज हो सकती है. सो हम यही पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या है. तो सबसे पहला होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग. तो सिंपल मतलब क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये तुम वैसे जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, इसको डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, हम जो भी बुक्स अपनी बनाते हैं वो पास्ट रिकॉर्ड से देख के बनाते हैं. इस डेट को जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थी, फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बनाई बैलेंस शीट, पास्ट रिकॉर्ड को देख के, उसको देख के मैंने अपनी रेशोज़ कैलकुलेट करी. अब प्रॉब्लम ये है कि रेशोज़ जो ये सारी आई है, ये पिछले पास्ट ईयर की आई है, मतलब आज से पहले जो हुआ है.
हो सकता है कंपनी ने इस डेट को बहुत बड़ा प्लांट परचेज किया हो, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली हो, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आने वाले हो। अब एक इन्वेस्टर जब रेशियोज चेक करेगा उसमें तो कहीं ये पार्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ प्लांट परचेज करा है, अभी उससे सेल्स वगैरह तो बढ़ी नहीं है, तो रेशियोज में तो कोई चेंज ही नहीं आया उसकी वजह से। क्योंकि अगर इस डेट को कंपनी ने प्लांट परचेज किया तो रेशियोज में तो इफेक्टिव उसका कुछ नहीं आएगा, उतनी सेल्स है उतनी प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अगले साल कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ रेशियोज के रेशियोज और फाइनेंशियल पोजीशन कि ये हमेशा पास चेक करती है कि पहले क्या होता था, उसके बेस पे जजमेंट दी जाती है। तो इसमें रेशियोज डू नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शन बाय द मैनेजमेंट, इट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय विंडो ड्रेसिंग और क्रिएटिव अकाउंटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। दे मे बी डिस्टॉर्टेड बाय डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कई कंपनीज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, कई कंपनी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो करती है। तो इससे फ़र्क क्या होगा, इससे प्रॉफिट में फ़र्क आएगा, प्रॉफिट में फ़र्क आएगा तो अर्निंग पर शेयर में फ़र्क आएगा। सोचो दो कंपनीज हैं, दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट सब कुछ सेम है, सिर्फ उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस किसकी वजह से आया है, डेप्रीसिएशन की वजह से। यहाँ डेप्रीसिएशन लगती थी स्ट्रेट लाइन, यहाँ लगती थी डिमिनिशिंग बैलेंस, इसकी वजह से प्रॉफिट अलग आ गया। अब प्रॉफिट अगर अलग आ गया तो कंपनी की रेशियोज में चेंजेस आ गए, बाकी सब कुछ कंपनी का सेम है। तो दिस कैन बी दी डिफरेंस जिसकी वजह से कंपनी को और रेशियोज जो है इतनी एक्यूरेट नहीं होती। जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, आगे वाला पार्ट। अब क्रिएटिंग अकाउंटिंग और विंडो ड्रेसिंग क्या होती है गाइज, ये चीज़ मैंने F1 F2 वगैरह में बहुत कराई हुई है, एंड ये चीज़ को ज़्यादा डिटेल में कराने का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सा मतलब होता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, विंडो ड्रेसिंग, कि बंदा बुक्स को बड़े अलग तरीके से अच्छे तरीके से बना रहा है, और विंडो ड्रेसिंग मतलब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है ताकि उसकी रेशियोज बढ़िया हो जाए। सो दिस इज़ क्रिएटिव अकाउंटिंग एंड विंडो ड्रेसिंग। तो अगेन आई एम सेइंग गिव इट अ प्लेन रीड। जो भी डाउट हो ग्रुप में पूछ लेना, अगर डाउट होगा किसी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा मैं ग्रुप में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये तुम रीड कर लेना। देन नेक्स्ट आता है हमारा चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये मैं तुम्हें सेम बता चुका हूँ, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अलग तरीके से डेप्रिसिएशन आएगी, ओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो अलग तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, जबकि हो सकता है कंपनी की हर चीज़ सेम हो, सब कुछ सेम हो, प्रॉफिट सेल सेम हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन डेप्रीसिएशन की वजह से प्रॉफिट चेंज हो गया। दैट इज चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इट इज़ नेसेसरी टू बी एबल टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑन कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। Comparison between business that follow different policies becomes a major issue if accounting standards given either choice or judgment to companies IAS। तो चलो इसको तो कुछ इसका इतना रोल नहीं है, तो सिंपल क्रक्स इसका ये है, तुम्हें बता दिया। अब आता है ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। अब जैसे एक पेरेंट कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, एक पेरेंट है और एक सब्सिडरी। अब पेरेंट ने सब्सिडरी को बहुत सारे गुड्स सेल करे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी को कुछ सेल करी है, और बेटर एग्जांपल, पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है एट अ इंटरेस्ट रेट विच इज़ लेसर देन दी मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट इज़ 12%, कि नॉर्मली अगर तुम किसी से भी लोन लोगे तुम्हें 12% पे करना पड़ेगा, बट पेरेंट कंपनी ने उसको 8% पे ये इंटरेस्ट दिए, लोन दिए, सॉरी। अब यहाँ फ़र्क क्या पड़ेगा, तुम कहोगे सर इससे फ़र्क क्या पड़ा है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जब सब्सिडरी कंपनी अपनी बुक्स बनाएगी तो इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि परसेंटेज इंटरेस्ट ये कम पे कर रही है, जबकि मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसकी ज़्यादा आ जाएगी, विच इज़ रॉन्ग। सो इसी वजह से बहुत सारी जब पेरेंट और सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शंस होती हैं, या किसी कंपनी का कोई पेरेंट होता है, सब्सिडरी होता है, तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि द इम्पैक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस ऑन द एंटिटी मस्ट बी असेस्ड टू गिव अ फेयर कंपैरिजन विद अदर एंटिटीज़। अब जिसका कोई सब पेरेंट है ही नहीं, उसने सेम, सब कुछ सेम है, लोन भी उसने लिया हुआ है, लेकिन बैंक से लिया हुआ है जहाँ वो 12% पे कर रहा है, ये 8% पे कर रही है, और ये इनकी मिली भगत थी, जैसे मैंने बताया था ना विंडो ड्रेसिंग का एक पार्ट।
So the impact of these transactions on the entity must be assessed to give a fair comparison with other entities and to show position if the entity was removed from the group and no longer enjoyed the benefit of such transaction. मतलब अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, अगर है तो हम अपनी बुक्स दोबारा मॉडिफाई करेंगे सिर्फ उस रेशो को कैलकुलेशन के लिए, पूरी बुक्स नहीं, सिर्फ अपनी एक चीज़ को चेंज करके प्रॉफिट्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। हम दिखाएंगे कि ये जो लोन इसने पेरेंट से लिया हुआ है इसको मैं 8% नहीं 12% पे ही लगाता हूँ एंड देन देखता हूँ कि इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या आती है। अब देखते हैं किसकी ज़्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि हम ये मानेंगे कि इसको जो एडिशनल एडवांटेज मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए था। सो दिस इज ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, अब आता है सीजनल ट्रेडिंग। अब सीजनल ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। होटल्स ऑन हिल्स, होटल ऑन हिल्स मतलब हिल्स पे जो होटल्स होते हैं। अब हिल्स में मौसम जब गर्मियाँ होती हैं तो हिल्स में मौसम बड़ा प्लेजेंट सा होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं। और हिल्स में जब मौसम बहुत ख़राब होता है या जब यहाँ पे बहुत ठंड होती है तो हिल्स में तो और भी ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग जाना प्रेफर नहीं करते, या फिर अगर हिल्स में जैसे स्नोफॉल हो रही है तो लोग जाते हैं। सो पॉइंट इज़ जो इसका बिजनेस है दैट इज़ सीजनल, इसका सीजनल बिजनेस है। अब अगर मैं जब इसका पीक सीज़न चल रहा है वहाँ पे मैं रेशोज़ चेक करूँगा तो वो रेशोज़ अलग आएंगी, और अगर इसका पीक सीज़न नहीं चल रहा, लो सीज़न चल रहा है, वहाँ मैं रेशोज़ चेक करूँगा तो रेशोज़ बहुत ही अलग आएंगी। ऐसी अलग दो कंपनी है, हमें ये चेक करना पड़ेगा जैसे टू डिफरेंट कंपनीज टू हैव डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट सीजन पैटर्न्स, जैसे गोवा का होटल और शिमला का होटल, इनका दोनों का डिफरेंट सीजनल पैटर्न होगा। तो हमें ये कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या सीज़न दोनों का ऑन था या ऑफ था। अगर दोनों का ऑन सीज़न है तभी हमें रेशोज़ कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर एक का रीज़न ऑफ है एक का ऑन है, वहाँ पे हमें रेशोज़ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब सीज़न ही ऑफ होगा तो रेशो ख़राब आएंगी और सीज़न ज़्यादा होगा तो रेशो बहुत अच्छी आएंगी। सो दिस इज़ सीजनल ट्रेडिंग, इसको भी गिव इट अ प्लेन रीड। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ रेशो एनालिसिस। अब जो मैंने बताया है वो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, मैं इसको फटाफट से पढ़ के बताता हूँ। ऑल्दो देयर आर जनरल गाइडलाइंस, फॉर एग्जाम्पल क्विक रेशो इतनी होनी चाहिए, इससे कम ज़्यादा होगी तो ख़राब मानी जाती है। देयर इज़ नो सच थिंग एज एन आइडल रेशो, कोई आइडल रेशो एज सच नहीं होती। क्विक रेशो ऑफ लेस देन 1 वुड बी एक्सेप्टेबल इन सम बिजनेसेस बट डेंजरसली लो फॉर मैनी अदर्स। क्विक रेशो, करंट रेशो कईयों के लिए अच्छी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन नॉर्मली वो अच्छी नहीं होती। Unless ratios are calculated on a uniform basis from uniform data, comparison can be misleading. Uniform data मतलब सेम फॉर्मेट सब फॉलो कर रहे हैं, सेम रूल सब फॉलो कर रहे हैं, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी सब फॉलो कर रहे हैं, तभी रेशियोज कंपेयर करने का फ़ायदा है, अदरवाइज नॉट। The statement of financial position shows in the financial statement may not be representative of the financial position at other times in the year. Many businesses set the end of their accounting period to a date which is their relatively low amount of trading activity. Retail organizations often have an end in February. Basically इसका मतलब ये है कि बहुत सारी फर्म्स की डिफरेंट डेट्स होती हैं। कई अपनी बुक्स बंद करते हैं 31 मार्च को, कई करते हैं 1 अप्रैल को, कई करते हैं 5 अप्रैल को, कई अलग अलग डेट्स पे करते हैं। तो वहाँ पे हमें उनकी बुक सेम डेट के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, तभी हम रेशियो एनालाइज कर पाएंगे। ये सेम जो हमने पढ़ा था ऊपर वाले, ये सेम उसी का पॉइंट है। एक्चुअली जो मैंने ऊपर पढ़ा था दैट वाज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैंने साथ ही तुम्हें रेशियोज एक्सप्लेन कर दी थी। सो दिस इज दी सेम थिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, आई जस्ट चेक कितना बड़ा क्वेश्चन रह गया, चैप्टर रह गया। स्पेशलाइज नॉन प्रॉफिट सेक्टर, अभी काफ़ी बड़ा पड़ा है चैप्टर। चलो आई विल ट्राई कि मैं इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ। आई विल नॉट स्ट्रेच दिस कि इसकी एक वीडियो और बनाऊँ, इट डज़ नॉट डिज़र्व नाउ। इस पार्ट को भी गाइज गिव इट अ प्लेन रीड, नॉट एज सच वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है कि नॉर्मली एग्ज़ाम्स में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है, कई बार दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल टू मेक आर एनालिसिस। तो उसके लिए हो सकता है हमें आगे की बजट फिगर चाहिए, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये चीज़ें हो सकता है हमें और ज़्यादा चाहिए हों। वी मे ऑल्सो रिक्वायर, हमें ये चीज़ें भी और हो सकता है हमें रिक्वायर्ड हों। और नॉर्मली क्या होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा तो कई क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें तुम्हें गिवन होंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देख के वी विल एनालाइज दी क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन आते हैं गाइस, दिस इज योर होमवर्क। गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस चैप्टर में अभी बता रहा हूँ, इस चैप्टर को कोई भी बच्चा 100% अगर अच्छे से पढ़ना चाहता है, अच्छे से करना चाहता है, तो जैसे हम जब थ्योरी पढ़ते हैं क्या होता है, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। जब हम डिफरेंट मूवीज़ देखते हैं, डिफरेंट मूवीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर जैसे मिशन इम्पॉसिबल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, मिशन इम्पॉसिबल की हमने सारी मूवीज़ देखी, तो सारी मूवीज़ देखने के बाद हमें एक आइडिया होता है कि कैसे कैसे किस किस तरीके से मतलब चोरियां की जाती है, किस किस तरीके से हमें चीज़ें मतलब काम करना होता है बेसिकली। जब तक हम ये चीज़ समझते नहीं हैं, हम ये चीज़ देखते नहीं हैं, तब तक हमें नहीं पता होता कि अच्छा ऐसे भी ये चीज़ हो सकती है, ऐसी भी नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। सेम वे अगर तुम इस चैप्टर में एक्सेल करना चाहते हो, द थिंग दैट आई कैन हेल्प इज़, वो मैं कर चुका हूँ कि मैंने तुम्हें सारी रेशोज़ का मतलब बता दिया। अब क्या होगा, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू सी दी क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस देखने के बाद उसका सॉल्यूशन देखो, अभी करना नहीं है, सॉल्यूशन देखो। पहले जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है वो अपने अकॉर्डिंग कर लो, कैलकुलेशन करके सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन देख के पढ़ो कि सॉल्यूशन में क्या लिखा है। द मोर सॉल्यूशंस यू रीड फॉर दिस चैप्टर, द मोर अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फॉर दिस चैप्टर। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अब बनाने को 1000 क्वेश्चंस बन सकते हैं बड़े बड़े, और हर एक में अलग एनालिसिस हो सकता है, बट जो क्वेश्चंस इस बुक में दिए हैं, तुम अगर वही क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो और इसकी एग्ज़ाम किट के क्वेश्चंस भी एक बार अच्छे से रीड कर लो, तो तुम इस चैप्टर में काफ़ी क्लैरिटी तुम्हें आ जाएगी कि एग्ज़ाम में तुम्हें कैसे इसमें क्या करना है। तो अंडरस्टैंडिंग एक बार देख लेना। अब जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ इस अंडरस्टैंडिंग में। यहाँ लिखा हुआ है, Comparator assembles computer equipment from bought-in components and distribute them to various wholesalers and retailers. It has recently subscribed to an inter-firm comparison service. Members submit accounting ratios as specified by the operator of the service, and in return, members receive average figure of each of the specified ratio taken from all subscribing entity of the same sector. मतलब हम एक काम करते हैं, ये वाला हम कंप्यूटर सैंपल वगैरह करके हम आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर को बेचते हैं। अब हुआ क्या, हमने एक फर्म में गए, हम इंटर फर्म कंपैरिजन सर्विस में गए, उन्होंने हमें बोला कि आप हमें अपनी बुक्स दो पहले पूरी, जैसे आप हमें अपनी बुक्स दोगे हम आपको कंपेयर करके बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि मार्केट सेक्टर में जितनी आपकी जैसी फर्म्स हैं उनका क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो आप ये चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो मार्केट में, बट उसके लिए आपको अपनी बुक्स हमें देनी पड़ेंगी। तो ये सारी करने के बाद द स्पेसिफाइड रेशियोज एंड एवरेज फिगर्स फॉर द कंपेरेटर सेक्टर्स आर शोन बिलो। रेशियोज ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग फुल ईयर्स रिजल्ट फॉर द पीरियड्स एंडिंग दिस एंड दिस, 2 ईयर से ये फॉर द पीरियड एंडिंग इस बिटवीन इस पीरियड के बीच में 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, दैट मीन्स इस क्वार्टर के लिए जो पूरे सेक्टर की हमारी एक रेशोज़ हैं, कॉमन रेशोज़, दैट इज़ दिस, कि पूरे सेक्टर ने ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना आया, नेट एसेट टर्नओवर इतनी, ये सारी हमें रेशोज़ दी हुई हैं सेक्टर वाइज के, उस सेक्टर की ऑन एन एवरेज ये सारी रेशो आई। कंपेरेटर्स ने अपनी बुक्स दी हुई है ये पूरी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कंपेरेटर की बुक से उसकी रेशोज़ निकालेंगे। हम कंपेरेटर्स की बुक से सबसे पहले देखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है, एक्सेप्शनल लॉस वगैरह दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम ये सारी रेशोज़ जो हमें पूरे सेक्टर की दी हुई है, हम इस पर्सन की भी निकालेंगे कंपेरेटर की। वो सारी रेशोज़ निकालने के बाद हम अपना कंपैरिजन करेंगे कि सेक्टर से हम बेटर हैं या नहीं।
अब वो कंपैरिजन जो होगा, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ कंपैरेटर इक्वल टू दोज प्रोवाइडेड बाय इंटर फर्म कंपैरिजन सर्विस, राइट अ रिपोर्ट एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपैरेटर बेस्ड ऑन कंपैरिजन विद द सेक्टर एवरेज। तो सबसे पहले तुम सारी रेशियोज निकालोगे, सारी रेशियोज निकाल के फिर जैसे हमने अभी इंडिविजुअली और ग्रुप वाइज रेशियो को कंपेयर किया था, तुम पूरे सेक्टर को कंपेयर करोगे और पूरे सेक्टर की रिपोर्ट बनाओगे, वही कंपैरिजन लिखोगे। तो यहाँ पे आई वुड से इसका जो सॉल्यूशन तुम्हें दिया हुआ है, सॉल्यूशन को अच्छे से रीड करना, तुम्हें काफ़ी सारे क्लैरिटी, काफ़ी सारी ठीक हो जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि व्हाट यू हैव टू या हाउ यू हैव टू राइट योर रिपोर्ट इन दी आंसर। द मोर यू रीड, द मोर यू लर्न, उतना ये चैप्टर ईजी होगा। ठीक है, अब आता है आगे स्पेशलाइज नॉट फॉर प्रॉफिट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बारे में बस यही बताया हुआ है मेन कि स्पेसिफाइड नॉट फॉर प्रॉफिट और जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दिस डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट। ये फर्म प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो जब ये प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती तो अर्निंग पर शेयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी रेशोज तो यहाँ पे वर्थलेस हो जाएंगी। तो हाउ डू वी कंपेयर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको कैसे कंपेयर करें? तो ज़्यादा बड़ा नहीं है गाइस, डिटेल नहीं है। तो यहाँ सिंपल है, द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव वैल्यू फॉर मनी एंड अदर नॉन फाइनेंशियल रेशोज टेक एन एडेड सिग्निफिकेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल measures of effectiveness such as time scale within which outpatients are treated in hospital। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे रेशोज कैसे निकाली जा सकती हैं कि ये देखते हैं कि एक हॉस्पिटल जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पेशेंट ऑन एन एवरेज जो पेशेंट जाता है कितने दिनों में रिकवर होके बाहर आता है, पेशेंट की डेथ रेशो हॉस्पिटल में, ऐसे कुछ नई नई रेशोज हम बना सकते हैं। मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी सच एज प्यूपिल टू टीचर रेशो, कि कितने स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है, कि अगर स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं और 10 टीचर है, दैट मीन्स 10 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर है। मेजर्स ऑफ इकोनॉमी सच एज टीचिंग टाइम ऑफ चीपर क्लासरूम असिस्टेंट इन अ स्कूल एज अपोज टू मोर एक्सपेंसिव क्वालिफाइड टीचर्स। तो ऐसे करके वी कैन मेक आवर ओन बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कि हमें कैसे कंपेयर करना है। ये हमारे नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि हम किस लेवल तक कितना डीप सोच सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आई विल मेक यू रीड दिस पैराग्राफ। अच्छा, ये ऊपर वाला सारा गाइस जो लिखा हुआ है इसको जस्ट रीड कर लेना, इट इज़ अ प्लेन थ्योरी, मैं तुम्हें लॉजिक बता दिया। नेक्स्ट, अ 20 मार्क इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कुड इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ सब्सिडरी और एन एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ अ सब्सिडरी। It is therefore essential that you are comfortable with the information contained within chapter 16 and 19। मतलब तुम्हें वो सारा ऑलरेडी आना चाहिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ग्रुप डिस्पोजल्स और एसोसिएट्स इसमें नहीं आता नॉर्मली, तभी मैंने वो भी नहीं कराया। तो ये तीनों चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। And any adjustment required for intra-group trading which is with a subsidiary. In addition to this, the calculation of profit and loss on disposal from subsidiary chapter 20 is also essential. A question involving group financial statement is likely to require you to make some adjustment to figures, whether through making an adjustment to consolidated figures or looking at goodwill or gain in disposal. In this case, your analysis should consider overall impact to the group as well as underlying performance of individual companies if the information given about them. The relation within the group should be considered looking at any time which may not be a fair value order। तो गाइस इसका सिंपल सा मतलब ये है, देखो यहाँ पे सिर्फ हमें समझाया हुआ है, जैसे मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। या लेट मी जस्ट गो थ्रू इट वंस, और मैं तुम्हें इसका क्रक्स बता दूँ, क्योंकि पढ़ाऊँगा तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग फॉर यू, और चैप्टर सिर्फ यहीं तक है। तो लेट मी जस्ट रीड एंड गेट बैक टू यू। सो इसमें गाइस बेसिकली ये बताया हुआ है, जस्ट हमें जस्ट फॉर नॉलेज ये बताया हुआ है एंड थोड़ी सी हमारी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर इन केस हमने कोई सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर की है तो उसकी वजह से हमारी बुक्स में क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं करंट ईयर में। कि अगर मैंने सब्सिडरी एक्वायर की है तो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। अब सब्सिडरी का फुल ईयर रिजल्ट तो होगा नहीं क्योंकि साल के बीच में एक्वायर किया है, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हमारे प्रोरेट हो जाएंगे। तो सब्सिडरी के जो प्रॉफिट सेल्स वगैरह वो सारी होती है मिड एक्विजिशन में, वो सारी प्रोरेट हो जाएंगी।
एक्विजिशन कॉस्ट में बढ़ेगी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी हमारे पूरे ग्रुप की. Margins will be affected as newly acquired subsidiaries likely to have different margin from the rest of the group. So point ये है, अगर कोई ग्रुप कंपनी है और तो ग्रुप कंपनी अगर हमें दो ग्रुप्स दिए हुए हैं तो दोनों ग्रुप को डायरेक्टली कंपेयर करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये ग्रुप ऐसा तो नहीं है कि इसी साल इसने कोई कंपनी एक्वायर की है, क्योंकि अगर इस साल इसने कोई कंपनी एक्वायर की है तो इन दोनों का कंपैरिजन राइट नहीं होगा, क्योंकि इसने अगर कंपनी एक्वायर की है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं वो प्रो रेट होंगे और इसके तो पूरे साल के होंगे. तो या तो इसके जो पेरेंट सब्सिडरी है ये अगर बहुत पुरानी है, ये इस साल एक्वायर की है, तो पेरेंट को कंपैरिजन किया जा सकता है, सब्सिडरी इंडिविजुअल बुक्स कंपेयर की जा सकती है. लेकिन जब हम ग्रुप में करेंगे तो पेरेंट और सब्सिडरी यहाँ पे प्रो रेट होगी, लेकिन यहाँ सब्सिडरी फुल होगी, तो टोटलिटी में इट विल नॉट गिव राइट रिजल्ट्स. सो बस उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन बताई हुई है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे 100% ऑफ एसेट लायबिलिटी इनकॉर्पोरेट होते हैं. दिस मीन्स दैट देयर कुड बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. वर्किंग कैपिटल रेशो में अफेक्ट. अब वर्किंग कैपिटल रेशो में फ़र्क कैसे पड़ेगा, देखो सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ. प्रॉफिट्स जो हमारे हैं, प्रॉफिट्स हमारे प्रोरेट होके ऐड होते हैं, लेकिन करंट एसेट करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी ये पूरी ऐड होती हैं सब्सिडरी और पेरेंट में. ग्रुप के अंदर ये प्रोरेट नहीं होती, प्रोरेट सिर्फ हमारे प्रॉफिट्स होते हैं. तो दैट मीन्स ओवरऑल में देखा जाए तो एसेट टर्नओवर रेशो, ROCE जो हमारा होता था, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, वो सारी रेशोज़ ख़राब हो जाएंगी. और सेम वे जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल रेशोज़ बनाएंगे, हो सकता है पेरेंट का जो डेज़ हो वो अलग हो, सब्सिडरी के इन्वेंट्री डेज़ अलग हो, डेटर डेज़ अलग हो, क्रेडिटर डेज़ अलग हो, और कंबाइन होने की वजह से रेशो में काफ़ी चेंज हो जाए. तो दैट्स द इफ़ेक्ट. ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है अगर हम सब्सिडी ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर करते हैं. और अगर मान लो इस ईयर उसने एक्वायर किया था तो फ्यूचर पीरियड्स में क्या होगा, क्या फ्यूचर पीरियड्स के जो रिज़ल्ट आएंगे वो हमें सही बताए जाएंगे. क्या अगर हम फ्यूचर पीरियड का अगर हम कंपेयर करते हैं, ये A है और B का रिज़ल्ट है अगले साल का, तो विल दैट बी अ गुड कंपैरिजन. येस, future year statement of profit and loss will include full year result from subsidiary, so will show more accurate reflection of performance. Any cost associated with association will not be included, giving a more accurate picture of underlying performance. So point ये guys, this is just a plain read. तुम्हें भी मैं बोलूँगा कि इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो. फिर आता है अगर सब्सिडरी ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुई है तो इसका भी सेम वही लॉजिक है जो ऊपर था. तो इसको भी गाइज एक बार रीड कर लेना. कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा. वहाँ पे मुझे टैग कर देना तो मेरे में नोटिफिकेशन आ जाती है, मैं बता दूंगा. ठीक है, यहाँ हमारा होता है ये चैप्टर ख़त्म. इसके बाद हमारी आते हैं टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग. तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि सारी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने कहा था, खुद देख के पढ़ो, समझो, खुद अंडरस्टैंड करो और सॉल्व करो. ये चैप्टर जब तक तुम खुद नहीं समझोगे तुम एग्ज़ाम में लिख नहीं पाओगे. मैं जितना मर्जी इसके तुम्हें क्वेश्चंस करा दूँ, इट विल नॉट वर्क टिल द टाइम यू डोंट एनालाइज योर सेल्फ. एनालिसिस में क्या क्या होगा, कितनी चीज़ें होंगी, मैंने अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जैसे ऊपर रेशो बताई थी साथ में बता दिया था उसके. नाउ यू हैव टू ओवरऑल सी कि इसमें क्या क्या होगा. ठीक है, तो सारे इसके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग पढ़ो, इसके सॉल्यूशंस देख के करो, और उसके बाद तुम चाहो तो सॉल्यूशन में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लेना. वो तुम्हें कुछ कॉमन वर्ड्स मिल जाएंगे विच यू कैन यूज़ जनरली. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना गाइज. ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया. डाउट्स जो भी होंगे ग्रुप में प्लीज़ करना. इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स होंगे आई विल स्टेप इन एंड आई विल हेल्प यू आउट इन दैट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैं इसमें हेल्प करूँगा डेफिनेटली. ठीक है गाइज, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. पूरे 60 मिनट्स की ये वीडियो बनेगी. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. और उसके बाद जैसा कि मैंने तुम सबको एक लिंक डाला हुआ है फॉर माय कम्युनिटी, तो सभी से मैं कहूँगा कि प्लीज़ उसमें लिखते रहें, अपडेट करते रहें, वोट्स अपने डालते रहें कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे स्टार्ट करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे ही मेरा कैश फ्लो इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आई विल स्टार्ट विद दिस सब्जेक्ट जो उसमें मेंशन होगा. ठीक है, अभी मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं उसी दिन देखूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट उसमें है, एंड
फाइनल मैं वहीं से कंपेयर करूँगा। तो इट्स अप टू यू गाइज हु हैव टू सिलेक्ट मी कि कौन सा सब्जेक्ट करना है। चलो गाइज, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।